चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे एरेज के बारे में। हम लोगों ने एरे डिक्लेरेशन सीखा, वन डायमेंशनल एरे देखा। वन डायमेंशनल एरे में अगर एरे दी हुई है, उसका एरे का बेस एड्रेस पता हो तो हम लोग किसी भी ith एलिमेंट का एड्रेस बता सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने ड्राइव करके देख लिया था किस तरीके से करेंगे। अगर कोई एरे डिक्लेयर की जाती है, जैसे सपोज करो किसी ने बोला इंटीजर ए 20 एलिमेंट्स की एक एरे किसी ने डिक्लेयर की इंटीजर टाइप की, मेमोरी में इसका साइज कितना होगा ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो ये भी बता दोगे। एक इंटीजर कितना लेता है? 2 बाइट। बहुत सिंपल है। तो हाँ, 2 × 20 40 बाइट्स। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देख लिया था। अब हम लोग आगे देखें कि एरे को अब हम प्रोग्राम में अपने यूज किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले जैसे एक वेरिएबल जब हम बनाते हैं कोई इंटीजर ए, तो यूजर वैल्यू एंटर करता है या कीबोर्ड से वैल्यू हम लोग जब एंटर करते हैं तो उसको हम लोग स्कैन करते हैं। तो एरे के केस में भी स्कैन करना पड़ेगा। अगर एरे में 20 एलिमेंट की एरे बनाई है तुमने या 10 एलिमेंट की एरे बनाई है और कोई वैल्यू एंटर कर रहा है तो उसको स्कैन हमें करना पड़ेगा, फिर उसी तरीके से प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो हम लोग अब यही देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रोग्राम में एरे को यूज करेंगे। तो रीड कैसे करेंगे एरे को और प्रिंट कैसे करेंगे ये पहले हम लोग देख लेते हैं। फिर एरे को कैसे हम लोग फंक्शन में यूज करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो रीडिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ वन डायमेंशनल एरे। रीडिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ वन डायमेंशनल एरे। रीडिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ वन डायमेंशनल एरे। ठीक, सपोज करो मैं कोई छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूं void main से स्टार्ट करके। एक मैं एरे डिक्लेयर कर रहा हूं इंटीजर ए, एरे का नाम रखा हमने ए। सपोज करो हम बोले इसमें इस एरे का साइज 20 एलिमेंट्स का रख लिया। मुझे पता तो है नहीं, एरे स्टैटिक मुझे पता तो है नहीं कि एग्जैक्टली हम लोग कितने एलिमेंट रखने वाले हैं, बट हमने एक अंदाजे से रख लिया 20 यहां पे साइज रख लिया। तुम्हें लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा बड़ी एरे चाहिए तो इस साइज को थोड़ा बढ़ा लेना। ठीक है, और एक हमने वेरिएबल ले लिया n और एक ले लिया लूप चलाने के लिए हमने i। ठीक, एक मैसेज प्रिंट करवा लो यहां पे printf एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स इन एरे। एरे में कितने एलिमेंट्स हैं ये एंटर करा। ये 20 एरे का साइज है, ठीक है ना, मतलब ये बोलता है कि एरे 20 एलिमेंट्स को रख सकती है। यूजर की एरे थोड़ी छोटी और थोड़ी बड़ी हो सकती है। ठीक है, बड़े के केस में क्या होगा, छोटे केस में क्या होगा, अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, और अगर कोई साइज एंटर कर रहा है तो उसको हमें स्कैन करवाने की जरूरत है। स्कैन एफ कॉमा %n। सपोज करो तुम्हें 5 एलिमेंट की एरे बनानी है तो तुम n की वैल्यू क्या एंटर करोगे? 5। 10 एलिमेंट की बनानी है तो 10 एंटर करोगे, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अब हम जैसे एक एलिमेंट एक मैसेज प्रिंट करवा लेना। तुम्हें स्क्रीन पे ऐसा दिखता रहेगा ना जब तुम प्रोग्राम रन कराओगे तो सही रहेगा। लिखो एंटर एरे एलिमेंट्स। एरे एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स एंटर करो। ठीक है, अब हमें जैसे एक वेरिएबल जब हम स्कैन करवा रहे थे तो सीधे सीधे स्कैन एफ लिख दे रहे थे। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम ऐसे लिखें स्कैन एफ %d, जैसे 5 में एलिमेंट, सपोज करो 5 बार %d लगाएं और कॉमा %a0, %a1, %a2, या तो हम ऐसे करें। हाँ, लूप, बिल्कुल यही सुनना चाह रहा था। या तो ऐसे करें, तो ये तो फिर लग रहा है कि भाई 5 है तो हम कर ले रहे हैं, अभी 50 हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी और 1000 हो जाए तो फिर धुआं निकलने लगेगा। ठीक है, तो बेहतर यह है कि हम लोग यहां पे क्या करें, लूप, क्योंकि एक ही तरीके का काम करना है। पहले A0 पे एलिमेंट स्टोर करना है, फिर A1 पे करना है, फिर A2 पे करना है, इस तरीके से करना है। तो हमें लूप यूज करना चाहिए। चलो हम लोग यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज कर ले रहा हूं, ऐसे तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। फॉर लूप हम यूज कर ले रहे हैं। फॉर
आई फ्रॉम, अगर तुम 0 से करना चाहो, बाय डिफॉल्ट 0 होता है, 1 से स्टोर कराएं अगर हम अपना एलिमेंट चाहें तो करा सकते हैं ना, कल ही बोला है हमने। फॉर आई फ्रॉम 1 आई लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है। अरे n की वैल्यू सपोज करो 5 एलिमेंट तुम्हें इंसर्ट कराने हैं तो 1 से लेके 5 तक एंटर कराओगे, और i प्लस प्लस। और अब इस लूप के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, स्कैन f %d कॉमा एम्प एड्रेस ऑफ क्या, a ऑफ i, ठीक, एड्रेस ऑफ a ऑफ i। अब क्या होगा जब i की वैल्यू 1 होगी, जब तुम पहला एलिमेंट एंटर करोगे तो i की वैल्यू 1, a1 में पहला एलिमेंट चला गया, ठीक है, नहीं समझ में आया। जैसे ही हमने ये लाइन लिखी थी तो मेमोरी में ये 20 एलिमेंट्स के लिए मैं ऐसा डॉट 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 लगा दे रहा हूं। ये ए नाम की एरे मेमोरी में हमारी बन गई कितने एलिमेंट्स के लिए, 20 एलिमेंट्स के लिए, ठीक। इस लाइन पे आए वो पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट आपको एरे में रखने हैं। सपोज करो हमने बोला 5, जैसे ही 5 एंटर किया उसके बाद अब हम एरे का एलिमेंट एंटर कर रहे हैं। जैसे मैं पहला एलिमेंट एंटर करूंगा, सपोज करो 1 से, यहां पे लूप 1 से चलाया है ना, तो ये है पहली लोकेशन। मान लो सपोज करो हमने पहली बार में एलिमेंट एंटर किया क्या, 8, उसके बाद फिर से अब अभी हम n की वैल्यू 5 एंटर कर चुके हैं ना, तो जब तक 5 तक रहेंगे तब तक चलता रहेगा। दूसरी बार में हमने 9 एंटर किया सपोज करो, फिर 6 एंटर किया, फिर 12 एंटर किया, फिर 13 एंटर किया, ये है 1 2 3 4 5। जैसे ही आई की वैल्यू 5 पे पहुंचेगी, 6 पे पहुंचेगी, वैसे ही ये लूप ब्रेक हो जाएगा। इक्वल टू लगाया ना, तो 6 पे जाके ये लूप ब्रेक हो जाएगा और ये हमारी एरे में ये एलिमेंट आ जाएंगे। बाकी जगह भाई एरे कितने एलिमेंट की बनाई थी हमने, 20 एलिमेंट की, और लिया कितना हमने, 5। तो बाकी जगह जैसे कोई एलिमेंट तुमने अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर a, और अगर उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं रखते हो तो गार्बेज रहता है, ये मैं बता चुका हूं। तो वैसा ही बाकी जगह एरे में क्या है, गार्बेज। अगर तुमने एरे का साइज लिया है और उसमें वैल्यू स्टोर नहीं की है तो वहां पे क्या होगा, गार्बेज। जो भी गार्बेज वैल्यू रहेगी, हमारी एरे इतनी ही बड़ी है, जो हमने एलिमेंट लिए हैं इतने ही लिए, इतना ही स्पेस यूज किया है, बाकी स्पेस क्या है, अनयूज्ड है। तो अभी यही जो स्टैटिक डिक्लेरेशन है, स्टैटिक डिक्लेरेशन का ये एक डिमेरिट हुआ। डिमेरिट हुआ कि नहीं हुआ? सोचो तुम पहले, तुम्हें अंदाजा नहीं था कि यूजर कितनी बड़ी एरे बनाएगा, तो पहले तुमने 20 साइज की एरे ले ली, और जबकि यूज स्पेस कितना कर रहे हो, सिर्फ 5 ही एलिमेंट स्टोर करवा रहे हो। तो स्टैटिक डिक्लेरेशन में ये होता है, हमें पहले पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली आने वाले समय में हमें कितने स्पेस की जरूरत है, तो हम लोग अंदाजे से एक लेते हैं और वो अंदाजा सही। अब जैसे जो पहले के जमाने में, जैसे ये एरे के साइज का अभी क्या मतलब है, देखो आज की डेट में तुम एरे 5 एलिमेंट की लो और 50 एलिमेंट स्टोर कराना कर लेगा, वो प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई एरर नहीं बताएगी। मैं बता रहा हूं, एरे यहां पे एंटर कर, वो डिक्लेयर करना 5 एलिमेंट की और तुम स्टोर करा लेना 20 एलिमेंट, कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आज की डेट में हम लोग की जो मेन मेमोरी है, रैम, वो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, तो वो उसकी केयर नहीं करता, वो तुम्हें स्पेस एलोकेट करते जाता है। बट एक्चुअल में स्टैटिक डिक्लेरेशन में अगर मेमोरी में स्पेस ना हो, उतना ही नेक टू नेक चले, पुराने वाले सिस्टम में अगर हम लौट जाएं, तो फिर अगर तुम यहां 20 एलिमेंट डिक्लेयर किए हो तो 21वां एलिमेंट रख नहीं पाओगे। लेकिन हम लोगों को ऐसी दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमारा मेमोरी बड़ा है। तो ये तुम ट्राई कर लेना, जैसे 20 ले लेना साइज, 5 एंटर करना, तो वो तो हो ही जाएगा। तुम 5 लेकर 20 एलिमेंट एंटर करने की कोशिश करना, देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा ना लगे उस टाइम पे कि सर बताए थे कि जितना एरे का साइज होना चाहिए उतना ही, थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इन प्रिंसिपल हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर जितनी बड़ी एरे हमने लिया है उससे ज्यादा एलिमेंट ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। वो उसको डिनाई करना चाहिए, कायदे से उसको क्या करना चाहिए, डिनाई करना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर में इसको बोला जाता है, इस सिचुएशन को बोला जाता है ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी इतना ही जानो इसके बारे में और बाकी चीजें। अब ये एलिमेंट हमने एंटर करा लिए, यानी कि कंप्यूटर को समझ में आ गया कि ये 5 एलिमेंट की एरे बन गई है, उनमें ये वैल्यूज हैं, लेकिन ये वैल्यूज अभी तुम्हें दिखाई नहीं देंगी क्योंकि तुमने प्रिंट करवाया नहीं है। अब प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट करवा लो।
प्रिंट करवाने के लिए फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा कि नहीं? फॉर आई फ्रॉम, अब देखो, अब समझने वाली बात है। अगर यहां पे तुमने 1 से स्टार्ट किया है इंडेक्स, तो अब यहां भी 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि a ऑफ 1 में 8 रखा हुआ है। अगर तुमने ये इंडेक्स आगे पीछे किया अब, तो फिर आगे पीछे होने लगेगा। अगर जैसे सपोज करो हम अभी यहां 0 से स्टार्ट कर दें, अगर हम यहां अभी 0 से स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? A0 तो कुछ है ही नहीं, तो वो कुछ गार्बेज देने लगेगा, कुछ ना कुछ तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब हम एरे की इंडेक्सिंग चाहे जहां से करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक बार जहां से कर दिया, बार बार जितनी बार उसको यूज करेंगे वहीं से हमें करना पड़ेगा। ये तो हम लोग बाउंड हो गए। तो यहां भी हम लोग लिखेंगे फ्रॉम आई फ्रॉम 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, सॉरी n है ना, हाँ n कर लो, क्योंकि n की वैल्यू हम एंटर करवा चुके हैं ऑलरेडी, और आई प्लस प्लस, और फिर प्रिंट करवा रहे हो चुकी, तो क्या लिखोगे? प्रिंट f %d, कॉमा, यहां क्या लिखना चाहिए हमें? ये a ऑफ i। अरे जैसे, हाँ, जैसे वो वेरिएबल लिखना है वैसे ही यहां पे हम लिख देंगे क्या? a ऑफ i। ठीक है, और अपना गेट cs वगैरह जो भी लगाना है लगा लो। ये प्रोग्राम हमारा बन गया। ये प्रोग्राम सिंपल क्या कर रहा है? एक एरे को रीड कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो अभी डिस्कस कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो क्या क्या प्रॉब्लम बताओ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक वैल्यू रीड करते जाता और प्रिंट करते जाता। हाँ, तो फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लो इसी वाले लूप में। ये कह रही है कि एक ही लूप लगाइए ना, 2 बार क्यों लिखा, यही ना? हाँ, तो ठीक है, फिर एक जगह एरे तुम्हारी प्रिंट ना होती, वो तुमने एक एलिमेंट एंटर किया फिर वही तुरंत प्रिंट हो जाता। तुम ऐसा चाहोगे क्या? अरे तुम चाहोगे कि सारे एरे के एलिमेंट हमारे एक तरफ आए, यही ना, एक तरफ हमारी प्रिंट हो जाए। तो इसलिए किया। तुम जब ऐसे तुम प्रोग्राम बनाओगे कभी तो कर लेना जैसे तुम्हें समझ में आए, वो कोई दिक्कत नहीं है। तुम एलिमेंट एंटर करोगे तुरंत प्रिंट करेगा वो, तो तुम्हें लगेगा ये 2-2 बार क्यों आ रहा है, मैं लिख रही हूं तो 2-2 बार क्यों आ रहा है। ऐसे सारे एलिमेंट तुम एंटर कर लो, फिर एक बार प्रिंट कराओ तो अलग से प्रिंट कर देगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सही है। और किसी को कोई समस्या है बताओ? अरे बोलो बोलो बोलो, क्या कष्ट है? अब बताओगे नहीं, मुस्कुरा के रह जाओगे। किसी को कुछ नहीं समझ में आया? आ गया होगा? क्यों आ गया ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो था कि हम प्रोग्राम में अपने एरे को रीड कराना हो, प्रिंट कराना हो तो किस तरीके से कराएंगे। अब अगर हमें, जैसे हम फंक्शन अगर यूज कर रहे हैं, तो फंक्शन में एरे पास करनी है, जैसे एक वेरिएबल पास करना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग देख चुके हैं। पैरामीटर पास करना फंक्शन में हम लोग सीख चुके हैं। 2 तरीके से पैरामीटर पास करना सीखे हैं। कौन कौन सा? कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई एड्रेस। 2 तरीके से हम लोग पैरामीटर पास करना सीख चुके हैं। ठीक है, अब अगर हमें किसी फंक्शन में एरे पास करनी हो, पूरी पूरी एरे लेके जाना हो, तो हम कैसे करेंगे ये हम देखने वाले हैं। लिखो, पासिंग अरेज 1 डायमेंशनल एरे को कैसे पास करते हैं ये सीख लो। अब फिर मैं 2 डायमेंशनल एरे में ये नहीं बताऊंगा कि 2 डायमेंशनल एरे को ऐसे पास करते हैं। अरे जैसे 1 डायमेंशनल है वैसे 2 डायमेंशनल होगा, इसलिए समझते चलो। खाली 2 डायमेंशनल क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग देखेंगे, बट वो एक एक चीज उस तरीके से नहीं। हाँ, पासिंग 1 डायमेंशनल एरे टू फंक्शंस। किसी 1 डायमेंशनल एरे को हम लोग कैसे किसी फंक्शन में पास करेंगे। ठीक है, यही सब लिखना है, लेकिन फिर भी मैं मिटा दे रहा हूं कि तुम्हें यही जो हमने अभी प्रोग्राम किया था, यही सेम प्रोग्राम हम कर ले रहे हैं, बस फंक्शन का यूज कर ले रहे हैं। यानी एक हम प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें फंक्शन की हेल्प से हम एरे को रीड करेंगे और फंक्शन की हेल्प से एरे को प्रिंट करेंगे। बस यही करने वाले हैं, पासिंग 1 डायमेंशनल एरे टू फंक्शंस। ठीक है, और जैसे ही ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद जितने भी एरे और फंक्शन वाले प्रोग्राम हैं, मतलब जितने भी एरे वाले प्रोग्राम हैं तुम्हारे उसमें करिकुलम में, उन सबको तुम्हें फंक्शन की हेल्प से करना और सब में एरे को पास करना है। वहां पे जाके रीड नहीं करवाना है, मेन के अंदर ही एरे ही पास कर दो, पूरी पूरी एरे चली जाए। ये एक अच्छा तरीका होता है प्रोग्राम करने का। ये नहीं कि तुम एरे का यूज कर रहे हो फंक्शन में और वहां पे जाके उस फंक्शन में एरे को रीड करा रहे हो, तो ये थोड़ा सही तरीका नहीं है। तुम वैल्यू लेके जाओ। ठीक है, चलो
लिखो, पहले मेन का शुरू करते हैं हम लोग। वॉइड मेन, एक एरे हम बना लेते हैं 20 एलिमेंट्स का। अगेन तुम्हें ये तो पता ही है कि चाहे हम 20 एलिमेंट का ले रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअल में जितनी जरूरत होगा उतना ही लेंगे। 20 लेने का मतलब ये नहीं है कि हमें 20 यूज करने ही है, ठीक है। और एक n ले लेते हैं। n में हम यूजर से पूछ लेंगे कि कितने एलिमेंट के एरे उसको एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है। हम सपोज करो रीड नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं जो एरे को रीड करेगा, स्कैन करेगा। और प्रिंट नाम का फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट। प्रिंट एफ तो वो लाइब्रेरी फंक्शन है, अगर वो तुम बनाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। सपोज करो हमने रीड नाम का फंक्शन बनाया। अब अगर एक वेरिएबल हमें पास करना होता है इंटीजर टाइप का, तो केवल हम इंटीजर लिख के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यही तो करते हैं। लेकिन यहां पे हमें एक इंटीजर नहीं पास करना है, क्या करना है, पूरी की पूरी एरे पास करनी है। तो इंटीजर लिखने के बाद ये वाली ऐसे ब्रैकेट लगाओगे, ठीक। ये बताएगा कि एक इंटीजर एरे पास कर रहे हैं हम, और एक इंटीजर भी साथ में, उसका साइज भी। तो ये हो गया उस फंक्शन का क्या, प्रोटोटाइप, जो हमारी एरे को रीड करने वाला है। इसी तरीके से प्रिंट कराने का भी बना लो, वॉइड प्रिंट। प्रिंट में भी हमें वही एरे की जरूरत पड़ेगी, और एक वेरिएबल जो इंटीजर नाम का होगा, ठीक है। टाइप इंटीजर टाइप है जिसका। अब मैसेज प्रिंट करवा लो, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ एन, मतलब कितने एलिमेंट, वैल्यू ऑफ एन का मतलब है कितने एलिमेंट एरे में चाहिए, वो चीज एन में स्टोर हो रही है। और इसको हम यहीं पे क्या कर ले रहे हैं, स्कैन करवा ले रहे हैं। स्कैन एफ %d कॉमा %n, ठीक है। अभी तक हमारे पास ये दोनों फंक्शन का प्रोटोटाइप आया है। एक एरे हमने डिफाइन की है, और एक वेरिएबल हमने वैल्यू एंटर करवाई है n की, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, रीड फंक्शन को कॉल करते हैं। रीड, और किस एरे के लिए कॉल कर रहे हैं, ए एरे के लिए कॉल कर रहे हैं, और किस वैल्यू के लिए, एन वैल्यू के लिए। और फिर हम कॉल कर लेना है फंक्शन कौन सा, प्रिंट, सॉरी प्रिंट एफ लिखने की आदत है ना, ए एन। और बस गेट सी एच लगा दो अगर लगाना है तो, गेट सी एच, और ये क्लोज। ये जो अब हम जब ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा वैसे ही अपनी डिफिनीशन को ढूंढेगा। तो हम लोग इसका डिफिनीशन यहां पे लिखते हैं, क्या है, वॉइड रीड, रीड नाम है ना इसका, इंटीजर a20, यहां लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक इंटीजर n हम लिख दे रहे हैं, तुम किसी और नाम से भी बना सकते हो, यहां भी किसी और नाम से बना सकते हो, ये तो तुम समझ ही गए होगे, ठीक है। और एक इंटीजर i ले रहे हैं हम यहां पे लूप चलाने के लिए, ठीक। फॉर i फ्रॉम 1 0 से भी चाहो तो तुम कर सकते हो, i लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस, ठीक है। ये रीड करने का फंक्शन है। क्या क्या है फंक्शन, ये रीड करने का, ठीक है। तुम चाहो तो पहले एक लाइन यहां पे प्रिंट एक मैसेज करवा लो कि तुम्हें दिखता रहे, प्रिंट एफ एंटर एरे एलिमेंट्स, क्या, एंटर एरे एलिमेंट्स। तुम लोग पूरा लिख लेना, एंटर एरे एलिमेंट्स। अब यहां जगह नहीं है तो मैं कहां लिखूं। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ अब हमें एरे के एलिमेंट्स एंटर करने हैं। तो फिर यहां लूप चला के स्कैन एफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए आई, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक, ठीक है। ये इस एरे में वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। अगर तुम्हें इसी तरीके से अगली लाइन में हमने प्रिंट कॉल किया है, तो प्रिंट फंक्शन को डिफाइन कर लो, वॉइड प्रिंट इंटीजर a20
इंटीजर n, ठीक है, और एक इंटीजर i यहां अंदर रख लेते हैं हम लोग लूप चलाने के लिए। और तुम चाहो तो यहां मैसेज एक प्रिंट करवा लो, प्रिंट एफ द एंटर्ड एरे इज, द एंटर्ड एरे इज, मतलब जो एरे एंटर की गई है वो ये है। और फिर उसके बाद लूप चला लो फॉर i फ्रॉम 1, i लेस देन इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस, ठीक, और प्रिंट एफ लगा लो, प्रिंट एफ %d कॉमा a ऑफ i, ठीक, समझ में आ रहा है? पूरी एरे हमने पास कर दी फंक्शन में, और यहां पे एरे पास की है हमने फंक्शन में, तो उस एरे को रिसीव करने के लिए भी यहां क्या है, एक एरे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वन डायमेंशनल एरे को किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं, रीड करवा सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं जहां कहीं भी हमें एरे यूज करना होगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी अगर पूछना हो किसी को पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। नोट कर रहे हैं क्या लोग? ठीक, ये समझ में आ गया ना? अरे किसी तरीके की जल्दी में तो नहीं हो? ऐसा ना हो कि सब केवल होता रहे हो तुम्हें समझ में आए ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे। क्या पढ़ने वाले हैं? टू डायमेंशनल एरे। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे क्या था, ये वन डायमेंशनल एरे था। हम लोग पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एरे। हेडिंग डालो, 2D एरे। ठीक है, मैट्रिक्स पढ़े हो ना सभी लोग? मैट्रिक्स जो है वो टू डायमेंशनल एरे ही है। टू डायमेंशनल एरे कहने का मतलब ये है कि एक एरे की एरे, एरे ऑफ एरे, ठीक है ना, एक एरे की एरे कहलाएगी। हाँ, एक एरे हो और उसमें हम एरे को रख दें, तो जैसे एरे में अभी तक जो वन डायमेंशनल एरे हमने पढ़ा है वहां क्या हुआ, देखो वन डायमेंशनल एरे जो हमने पढ़ा है वहां क्या किया। सपोज करो ये 5 एलिमेंट की वन डायमेंशनल एरे है, तो यहां पे एक एलिमेंट है, यहां पे एक एलिमेंट। अब हम ये बोले कि हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक एलिमेंट नहीं 5-5 एलिमेंट है। हर एलिमेंट के पास 5 तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 3-3 एलिमेंट है। यहां पे इस पोजीशन पे 3 एलिमेंट रखने हैं, तो कैसे रखोगे? जाहिर सी बात है एक एरे और बनानी पड़ेगी जो कि इधर के साइड में एक्सटेंड हो रही हो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब यहां पे 3 एलिमेंट रख पाओगे, एक यहां और एक यहां। हर जगह के लिए, हर प्लेस के लिए यही करना है, तो बन गया कि नहीं? एरे ऑफ एरे का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता रहे हैं क्या होगा, एड्रेस बता रहे हैं। ये दिख रहा है ना, ये एक एरे है, ये केवल पहली वाली देखो, केवल इतना पोर्शन देखो ऊपर वाला, ये एक एरे है वन डायमेंशनल, जब तक पढ़े हो हर एलिमेंट में एरे है। इस पोजीशन पे 3 एलिमेंट रखने हैं, इस पोजीशन पे 3 एलिमेंट। वो एड्रेस वैसे ही होगा जैसे हम पहले देख रहे थे कि इंटीजर A10 10 एलिमेंट के एरे बनाए थे, तो A1 A2 A3 ऐसे करके 10 तक पहुंचे, वैसे यहां भी पहुंच जाएंगे। एड्रेसेस हम और बना लेंगे, देखते हैं एग्जैक्ट क्या करेंगे। तो मैट्रिक्स ही तो है, ये मैट्रिक्स ऐसी ही तो होती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे। ठीक, लिखो एरे ऑफ एरे, एरे ऑफ एरे is called two dimensional array. Array of array is called two dimensional array.
एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स। टू डायमेंशनल एरे को हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जो मैट्रिक्स तुम पढ़ते हो या अब तक पढ़ते हो वो एक टू डायमेंशनल एरे होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिक्लेरेशन देख लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एरे को। लिखो डिक्लेरेशन सिंटैक्स। अगर तुम्हें टू डायमेंशनल एरे प्रोग्राम में यूज करना होगा तो कैसे तुम उसको डिक्लेयर करोगे। ठीक है ना, डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे लिखो। वन डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन याद है सबको? वन डायमेंशनल एरे अगर प्रोग्राम में यूज करना है तो कैसे करते हैं हम लोग? क्या बताया था कल सिंटैक्स? टाइप, एरे नेम और साइज, यही तो बताया था। एकदम एग्जैक्टली वैसा ही है टू डायमेंशनल एरे का भी। टाइप कोई भी वैलिड टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या कोई डिराइव्ड भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी वैलिड टाइप जो है सी लैंग्वेज में वो है टाइप। इंटीजर की एरे बना रहे हो, फ्लोट की बना रहे हो, कैरेक्टर की बना रहे हो या किसी और डेटा टाइप की एरे तुम बना रहे हो। ठीक है, टाइप और फिर उसके बाद था एरे नेम। ये था एरे नेम, क्या था? एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम। उसके बाद जो हम लोग वहां पे केवल साइज लिख रहे थे, अब यहां पे केवल साइज लिखने से काम नहीं चलेगा। अभी हमने तुम्हें बताया था कि एरे तो दोनों डायरेक्शन में चल रही है, ऐसे आगे भी मूव कर रही है और नीचे भी। तो यहां पे दो बॉक्स बनाने पड़ेंगे, एक रो साइज के लिए और एक कॉलम साइज के लिए। ठीक है, रो साइज और कॉलम साइज। ठीक है, और फिर सेमीकॉलन। ठीक, जैसा कि कल हम यहां पे एरे का जो साइज था उसको हमने क्या बताया था? साइज क्या था? इंटीजर कांस्टेंट था कि नहीं था? ठीक उसी तरीके से रो साइज भी इंटीजर कांस्टेंट होगा और कॉलम साइज भी इंटीजर कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर इसका हम कोई एग्जांपल देखें, सपोज करो इंटीजर की एरे हम बना रहे हैं। इंटीजर, अगर उस एरे का नाम रख दिया हमने ए और इधर दिया हमने 2 और इधर दिया हमने 3, तो इसका क्या मतलब निकला? देखो हमारी जो एरे है उसमें कितनी रो होंगी? 2 रो होंगी। और कितने कॉलम होंगे? 3 कॉलम होंगे। ठीक है। अब अगर साइज वाले में याद है, वन डायमेंशनल एरे से कॉपी करते हुए चलो तो टू डायमेंशनल एरे बहुत इजी होगी और इजीली हो जाएगा। वहां पे हमने जब वन डायमेंशनल एरे का साइज की बात हम कर रहे थे तो साइज में हमने क्या बोला था? लोअर बाउंड होगा और अपर बाउंड होगा। साइज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ये तो सबको याद ही है। तो जाहिर सी बात है यहां भी एक लोअर बाउंड इसका होगा और एक लोअर बाउंड इसका होगा। मतलब रो का एक लोअर बाउंड होगा और एक, भाई रो कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी, कहीं ना कहीं खत्म होगी। वैसे ही कॉलम कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो जैसे वन डायमेंशनल एरे के केस में बाय डिफॉल्ट लोअर बाउंड क्या था? एरे कहां से स्टार्ट होती है? बाय डिफॉल्ट 0 से। वैसे यहां भी बाय डिफॉल्ट 0 है, यहां भी, और बाय डिफॉल्ट 0 है वहां भी। लेकिन हम जहां से चाहें वहां से स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो फिर अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 हो ही जाना है साइज को, तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो तुम लोग, अच्छा जैसे हम बोल रहे हैं कि इंटीजर अगर कोई B10 तो ये कितना स्पेस लेगा मेमोरी में? 20 बाइट लेगा ना। अगर हम इस एरे की बात करें, ये कितना स्पेस लेगी मेमोरी में? कितना? 60 कैसे? देखो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 6 ही तो एलिमेंट होंगे। 6 एलिमेंट होंगे। अरे भाई 2 रो है 3 कॉलम है तो 6 ही तो एलिमेंट हुए। 6 एलिमेंट होंगे और इंटीजर की एरे है तो 2 बाइट। तो ये इस टाइप का अगर कोई भी आता है तुम्हें टू डायमेंशनल एरे का साइज पूछा है तो रो इंटू कॉलम इंटू वर्ड लेंथ, जो भी, मतलब अगर इंटीजर का है तो 2 बाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, फ्लोट का है तो 4 बाइट से कर दोगे, यही तो होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो इसका साइज भी तुम लोग निकाल सकते हो। बाय डिफॉल्ट लोअर बाउंड क्या होता है? 0। डिफॉल्ट लोअर बाउंड 1 0 और लोअर बाउंड 2 भी क्या होगा? 0। ठीक है। वैसे तुम चाहे जहां से स्टार्ट करना चाहो
अपनी एरे को वहां से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, जरा पहले हम लोग देखें। अगर 2:3 की मैट्रिक्स है तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं A0, अच्छा 1 से स्टार्ट करते हैं, A11, A12 और A13, ऐसे ही तो लिखते हैं मैट्रिक्स को हम लोग। A21, A22 और A23, किसी मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं। तो यानी कि अगर हम रोज में ट्रेवल कर रहे हैं तो ये पहली रो है कि नहीं है? तो यानी जो ये दो चीजें हैं, टाइम होने वाला है क्या? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जो यहां पे ये दो पैरामीटर्स जो हैं, ये पहला वाला जाहिर सी बात है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। यानी कि जब जब ये 1 है, इस पोजीशन पे 1 है, तो यानी रो पहली रो है। जब जब इस पोजीशन पे 2 आ गया तो दूसरी रो है। उसी तरीके से जब जब दूसरी पोजीशन पे 1 है तो पहला कॉलम है, पहला ही तो कॉलम है, दूसरा कॉलम तो ये है ना। बिल्कुल, मतलब भावना हम बहते हुए बहते जाते हैं कि जो भी बताइए वो हमने विचार बना लिया है दूसरा कॉलम बोलने का। ये 1 है का मतलब है कि पहला कॉलम, 2 है का मतलब है। अब तुम लोग लिखो ये एरे 2D एरे रिप्रेजेंटेशन, ये जो हम बना रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेशन है। ये 2 डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं मतलब कैसे 2 डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंट होगी। अगर यहां पे हम अगर हम यहाँ पे 5 कर देते, यहाँ पे 3 कर देते, तो तुम बना लेते कि नहीं बना लेते? कुछ नहीं होता, बस ये नीचे की तरफ एक्सटेंड होते जाता। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अब याद करो कि 1 डायमेंशनल जो एरे थी, 1 डायमेंशनल एरे कैसे स्टोर हो रही थी मेमोरी में? सबसे पहले पहला एलिमेंट जहां स्टोर हो रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? बेस एड्रेस बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? फिर दूसरा एलिमेंट स्टोर हो रहा था, तीसरा, इस तरीके से करके स्टोर हो रहा था। यहां पे क्या होगा? यहां पे पहला एलिमेंट तो कोई बिना किसी झगड़े के यही है। पहला एलिमेंट कौन है? यही है। मेमोरी में कैसे स्टोर होगी? 1 डायमेंशनल एरे तो 1 डायमेंशन की थी, वो तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब 2 डायमेंशनल एरे को मेमोरी में हम कैसे स्टोर करें? ठीक है, मेमोरी में कैसे स्टोर करें? पहला एलिमेंट तो यही है, इसमें किसी को कोई डाउट? अब दूसरा एलिमेंट कौन है? ये है कि ये है? अरे भाई, अगर मैं बोलूं कि ये है दूसरा, तो कोई कहेगा अरे इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको करिए। तो फिर मतलब कि इस 2 डायमेंशनल एरे को मेमोरी में स्टोर कराने के 2 तरीके बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? हाँ, एक तो रो वाइज की पहली रो स्टोर कर दें। पहली रो स्टोर करने का मतलब यह है कि पहले कॉलम सारे स्टोर कर दें। देख लो, यही तो कर रहे हैं हम लोग। पहली रो स्टोर कर रहे हैं मतलब पहले सारे कॉलम ये स्टोर कर दें। तो पहले हम ये सारे स्टोर कर दें और फिर ये स्टोर करें। अगर हम ये इसको बोलते हैं रो मेजर। दूसरा तरीका है कॉलम मेजर। पहले ये कॉलम यानी सारी रो, फिर ये कॉलम, ये सारी रो, फिर इस तरीके से हम स्टोर करें, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम मेजर। यानी कि जो 2 डायमेंशनल एरे है वो मेमोरी में स्टोर होने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक है रो मेजर फॉर्म और दूसरा है कॉलम मेजर फॉर्म। तो इसका लिखो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। जाहिर सी बात है, नंबर 1 तुम लिखोगे क्या? रो मेजर फॉर्म, मतलब रो वाइज स्टोर हो। रो मेजर फॉर्म का क्या मतलब है? एरे जो है वो रो वाइज स्टोर होगा। तो चलो हम लोग इस एरे को रो मेजर फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगर हम इस एरे को रो मेजर फॉर्म में स्टोर करें तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना। तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या स्टोर होगा? A11, फिर क्या स्टोर होगा? A12, फिर A13। अरे ये 11 A11 की जगह इंटीजर एरे है, तो तुम इतना तो समझ ही रहे होगे कि A11 की जगह कोई इंटीजर होगा। वो तो तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए हमने ऐसे लिखा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि वो इंटीजर के एरे है, कैसे कैरेक्टर स्टोर करा रहा है? ऐसा मत सोचना, ठीक? मतलब कोई आ सकता है कंफ्यूजन।
ठीक है, इसलिए हमने सोचा बता दें। फिर पहली रो पूरी पूरी स्टोर हो गई, फिर हम क्या करेंगे, दूसरी रो स्टोर करेंगे, A21, A22 और A23। ठीक, अगर हम बोले कि ये एरे मेमोरी में 100 लोकेशन से स्टार्ट हो रही, कहां से स्टार्ट हो रही है, 100 लोकेशन से, तो अगर ये 100 है तो इसको क्या होना पड़ेगा, 102 होना पड़ेगा ना। क्यों इतना दावा क्यों है, क्योंकि एरे कैसा डेटा स्ट्रक्चर होता है, कॉन्टिग्यूअस डेटा स्ट्रक्चर होता है, कल ही बताया था। एरे कॉन्टिग्यूअस डेटा स्ट्रक्चर मतलब बीच में जगह छोड़ नहीं। इस यही बात जो है हमें दावा करने को कहती है कि अगर ये 100 है तो ये 102 होगा। आप आंख बंद करके बढ़िए आगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एड्रेस फाइंड आउट कर रहे थे। ये क्या हो जाएगा फिर 104, ये 106, ये 108 और ये 110। ठीक है, दूसरा सेकंड क्या मेथड है, कॉलम मेजर फॉर्म। दूसरा जो तरीका है एरे को स्टोर करने का क्या है, कॉलम मेजर फॉर्म। पहला कॉलम स्टोर होगा, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। तो तुम लोग अब खुद ही बता दोगे, मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे स्टोर होगा। चलो बताओ, A11, A21, इसके बाद ये स्टोर होगा। ठीक, A12, A22, A13, A23। अगर फिर से ये एरे अगर मेमोरी में 100 से ही स्टोर हो रही है तो ये 100 होगा, तो ये 102, ये 104, ये 106, ये 108, ये 110। अब जो समझने वाली बात है, यहां पे समझने वाली बात ये है कि हम वन डायमेंशनल एरे में कोई भी एलिमेंट, ith एलिमेंट स्टोर था कहां पे, ये तो तुरंत हम लोग निकाल ले रहे थे। यहां पे भी वैसे ही तुरंत निकल जाएगा क्या, क्योंकि अगर हमने रो मेजर फॉर्म में स्टोर किया है एरे को, ध्यान देखो, यहां देखो, यहां देखो, अगर हमने रो मेजर फॉर्म में एरे को स्टोर किया है तो लोकेशन कुछ और है। A12 की लोकेशन क्या है रो मेजर फॉर्म में, 102 है, और कॉलम मेजर फॉर्म में 104 है। यानी कि एड्रेस तो चेंज हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। यानी कि अगर हमें फॉर्मूला डेवलप करना चाहते हैं हम, तो फॉर्मूला भी हमें कितने बनाने पड़ेंगे, 2 बनाने पड़ेंगे। समझ गए, पक्का ना, ठीक है। तो यानी 2 फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। तो अब आज का टाइम तो हो ही गया है, अब आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम लोग कैसे रो मेजर फॉर्म का फॉर्मूला देखेंगे, कॉलम मेजर फॉर्म का फॉर्मूला देखेंगे, फिर कैसे हम लोग रीड और प्रिंट करवाएंगे 2 डायमेंशनल एरे को, फिर 2 डायमेंशनल एरे को फंक्शन में कैसे पास करेंगे ये देखेंगे। उसके बाद फिर अब प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स, तब हम लोग जब एरे पूरा पढ़ लेंगे तब फिर एरे का यूज करके जो भी प्रोग्राम्स हम लोग बना सकेंगे, देखेंगे क्या क्या प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलो बस।